हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमकेएच वीडियो सीरीज़। और आज के इस वीडियो में अपने क्लास 8 के पोइम नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में पोइम नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड पोइम क्या है, अपने जो अपनी बुक्स है हनी, ओके, उसके 7 अपने हनी ड्यू बुक के पोइम नंबर 2 जो है अपने वो लगी हुई है जियोग्राफी लेसन। कौन सी पोइम है बेटा? जियोग्राफी लेसन। इस पोइम के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे, ठीक है। क्या नेम है इस पोइम का? जियोग्राफी लेसन, जियोग्राफी लेसन, ठीक है। और इस कविता को जिसने कंपोज किया है, जिसने इस कविता को लिखा है, उनका नेम है, कवि का नेम है यहाँ पे जुल्फिकर, जुल्फिकर, ओके। क्या नाम है? जुल्फिकर घोष, जुल्फिकर घोष, ठीक है। पोइम नंबर 2 जियोग्राफी लेसन। और ये पोइम लिखी किसकी हुई है? जुल्फिकर घोष की लिखी हुई है, ठीक है। जियोग्राफी लेसन, जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल। क्या मतलब होता है? भूगोल। और लेसन का मतलब पाठ। तो ये पोइम में किसका पाठ पढ़ाया जा रहा है? हमें भूगोल का। अगर बात करें अपने भूगोल की, तो भूगोल का संबंध किससे होता है? भूगोल का संबंध होता है इस पूरे धरती से, ठीक है। तो धरती के किसी भी भाग को, उसके जो वातावरण में जो भी सारे के सारे तत्व आते हैं, उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? भूगोल के अंदर। हवा, जल, वायु, पानी, भौतिक प्रदेश, वहाँ के सारे के सारे किस में आ जाते हैं? जियोग्राफी में आ जाती है। नदियाँ, झीलें, सब की सब ये किसका विषय होती हैं? जियोग्राफी का। इस पोइम के अंदर जो कवि हैं कौन से? जुल्फिकर घोष। इस पोइम के अंदर जो कवि जुल्फिकर घोष है वो क्या है? अपने भूगोल के माध्यम से, जैसे कि जिस धरती में वो रहता है, जिस प्लेस में वो रहता है, उसको मूल्यांकन करता है, उसका मूल्यांकन करता है उस स्थान का, कि मेरा देश कैसे लगता है, मेरा वो कस्बा कैसे लगता है, ठीक है। और जब अपने किसी देश की, किसी कस्बे की या पर्टिकुलर किसी स्थान की, वहाँ की हवा, पानी, जल आदि का मुआयना करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो वो किस विषय के अंतर्गत आता है? जियोग्राफी के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने जनसंख्या के बारे में पढ़ना है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? जियोग्राफी के अंदर आएगा। झीलें होगी, नदियाँ, पवने, ठीक है, धरातल और चट्टानें, ये सारे का सारा किसका विषय होती हैं? जियोग्राफी का विषय होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कवि है कौन से? जुल्फिकर घोष। वो क्या है? अपने भूगोल, मतलब कि जिस धरातल पे वो रहता है उसका वर्णन कर रहा है। ये सेकंड पोइम के अंदर दिया हुआ है। चलो अब अपने इनकी लाइनों की हिंदी पढ़ते हैं बेटा। पहला जो इसकी स्टांजा है, पहले जो इसका पैरा है, उसकी लाइनों की हिंदी अपने देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है पहले पैरे में, पहली स्टांजा में? When the jet sprang into the sky, sprang into the sky. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city. It was clear why the city. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had
developed the way it had, the way it had, seeing it scaled, seeing it scaled, seeing it scaled 6 inches to the mile, 6 inches to miles. There seemed an inevitability. There seemed an inevitability. 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 About what on ground? About what on ground had looked Haphazard, had looked Haphazard unplanned and without style, unplanned and without style. When the jet sprang into the sky, when the jet sprang into the sky. देखो अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं अपने, इनकी लाइनों की हिंदी समझते हैं जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। When the jet sprang into the sky, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इस चैप्टर के अंदर बताया ना, इस पोइम में जियोग्राफी मतलब कि जिस स्थान पे कवि रहता है, कवि ने अपनी उस धरती का वर्णन किया है। तो एक बार कवि को जेट विमान पे चढ़ने का मौका मिलता है और ये ऊपर से अपने उस स्थान का मुआयना करता है जहां पर ये रहता है, तो इसलिए जियोग्राफी का लेसन है, ठीक है, पार्ट है उसका। When the jet sprang into the sky, कवि कहता है कि जब मैं जेट विमान पे बैठा, ठीक है, इनटू द स्काई, उस आसमान में, जब मेरा जेट विमान उड़ा, स्प्रैंग मतलब कि ऊपर हवा में उड़ा, इट वॉज क्लियर बाय द सिटी, तो मेरे को वहां पर जो शहर है वो बहुत साफ दिखाई दे रहा था। हैड डिवेलप्ड द वे इट हैड, और मुझे लगा कि मेरा जो शहर है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंच टू माइल्स, मैं इतनी ऊंचाई पर था कि मुझे जो मेरा शहर है वो स्केल्ड 6 इंच टू माइल, मतलब कि इतना छोटा दिखाई देता है वो, मतलब कि मेरे को वो ऐसे लगता है कि जैसे मतलब कि इतना लंबा चौड़ा आवरण है मेरे शहर का, लेकिन वो मुझे 6 इंच जैसा प्रतीत होता है, बिल्कुल छोटा सा प्रतीत होता है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि सीइंग इट स्केल्ड 6 इंच टू माइल्स, जब मैं इतनी ऊंचाइयों पर चढ़ा हुआ था तो मुझे मेरा जो शहर है वो ऐसे छोटा सा 6 इंच का सा लग रहा था। स्केल्ड का मतलब चढ़ा। ओके, देयर सीम्ड एन इनवेलिबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्सार्ड अनप्लानड एंड विदाउट स्टाइल, कुछ कुछ चीज़ें मेरे को ऐसी प्रतीत हुई जो असंभाविता थी, मतलब कि जिनकी संभावना कम थी, असंभाविता थी जिनके बारे में, वो भी मेरे को ऊंचाई पे जाने पे दिखी, वैसे मुझे कभी वो मेरे कस्बे में नहीं दिखी। अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड, जो धरती के बारे में मुझे दिखा, हैप्सार्ड अनप्लानड एंड विदाउट स्टाइल, हैप्सार्ड मतलब कि कुछ चीज़ें मेरे को अव्यवस्थित दिखाई दी। हैप्सार्ड का मतलब क्या होता है? अव्यवस्थित। कुछ मेरे को
अनप्लानड मतलब कि जिनका अनियोजित कह सकते हैं, उलझना नहीं है बेटा, इसको थोड़ा सा इजी वे में और अपने देखेंगे। एंड विदाउट स्टाइल, और बिना कोई स्टाइल के। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब मेरा जेट जो था आसमान में स्प्रैंग किया था, मतलब कि चढ़ा था। ठीक है, देखो कवि कहता कि जब मेरा हवाई जहाज, जो मेरा जेट था, जेट मतलब विमान का नाम है, जब वो हवा में था, ठीक है, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी, मेरे शहर को साफ देखा जा सकता था। हैड डिवेलप्ड द वे इट हैड सीइंग स्केल्ड 6 इंच 2 माइल्स, इतना विकसित हो गया था मेरा देश, लेकिन जब मैं इतनी ऊंचाई पे चढ़ा ना, तो मेरे को मेरा जो शहर है वो मात्र 6 इंच की भांति, मतलब कि बहुत छोटा सा दिखाई दिया। और कुछ चीज़ें मेरे को ऐसे दिखाई दी जो असंभावित थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कुछ दिखेगा, उसके लिए इनवेटिबिलिटी मतलब कि जिसकी संभावना न हो, वो मेरे को दिखी। कुछ स्थितियां मेरे को मेरे शहर की ऐसी दिखाई दी जो अव्यवस्थित थी, विकास भी दिखाई दिया, और जो चीज़ें सुधार की जाने वाली हैं वो भी दिखाई दी। कुछ चीज़ें मेरे शहर की क्या थी, अनप्लानड थी, अनियोजित थी, मतलब कि सही ढंग से नियोजित नहीं की हुई थी। विदाउट स्टाइल मतलब कि किसी स्टाइल के बिना ही थी वो। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, और ये सारी चीज़ें मेरे को कब दिखाई मालूम पड़ी, जब मैंने अपने हवाई जहाज पे, जेट पे ऊंचाई पे जो उड़ान भरी। ठीक है, तो यहाँ पर कवि को अपना शहर कैसा दिखाई देता है, उसको विकास भी दिखाई देता है, लेकिन उसको कुछ असंभाविता भी दिखाई देती है, उसको कुछ अव्यवस्थितता भी दिखाई देती है, और उसको कुछ अनियोजितता भी दिखाई देती है। जब वो स्प्रैंग मतलब कि जेट विमान के ऊपर बैठता है, तो उड़ान भरता है, तो तब उसे अपने शहर में ऐसा सीन प्रतीत होता है। ठीक है, अब वो ऊंचाई पे है और अपने शहर को नीचे से देख रहा है। चलो आगे पढ़ते हैं अब अपने इसके सेकंड स्टांजा में क्या दिया हुआ है। समझ आ गया होगा पहला स्टांजा भी, उसको अपना शहर कैसे दिखाई दिया, कुछ तो विकसित था और कुछ अनप्लानड था, जब उसने कौन से विमान से, जेट विमान से ऊंचाई बढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो दूसरी स्टांजा में, when the jet reached 10,000 feet, when the jet reached 10,000 feet, when the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country, it was clear why the country had cities where the rivers ran, had cities where the rivers ran, and why the valleys were populated, and why the valleys were populated. The logic of geography, the logic of geography, that land and water attract man, that land and water attract man, was clearly delineated, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet, when the jet
reached 10,000 फीट। ठीक है, देखो इन लाइनों में कवि अपने को क्या कह रहा है, इनकी ट्रांसलेशन समझते हैं अपने। यहां क्या कह रहे वो, when the jet reached 10,000 फीट, जब कवि का विमान कौन सा जेट reached 10,000 फीट 10,000 किलोमीटर ऊंचाई पर चला गया ना। ठीक है, इट वॉज क्लियर ओवर द कंट्री, और जो उसके देश का जो सीन था वो क्या था, बिल्कुल साफ दिखाई प्रतीत हो रहा था। जो सिटीज थी, सिटीज वेयर द रिवर्स रैन, जो शहर थे वो कहाँ बसे हुए थे, जहाँ नदियाँ हैं। ठीक है, जहाँ नदियाँ क्या बह रही हैं वहाँ पर तो शहर थे। वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और फिर कहने का मतलब जो घाटियाँ थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या थी, भीड़ थी, जनसंख्या थी। लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, जो कि जियोग्राफी का एक तर्क है। कहने का मतलब जियोग्राफी क्या कहती है, भूगोल क्या कहते हैं कि जहाँ नदियाँ होंगी, ठीक है, जहाँ नदियाँ होंगी, जहाँ की घाटियाँ होंगी और नदियों वाले एरिए में जहाँ की जलवायु अच्छी होगी, वहाँ पर पॉपुलेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जनसंख्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यही जियोग्राफी का तर्क है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, क्योंकि जो भूमि है और जो पानी है, ये दो चीज़ें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ज़्यादा जनसंख्या कहाँ होती है, जहाँ की लैंड अच्छी हो, भूमि अच्छी हो, और जहाँ पर पानी की मात्रा अच्छी हो वहाँ पर जनसंख्या हमेशा ज़्यादा पाई जाती है। वहाँ पे कह सकते हैं कि जो अपने पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है ना जो, ठीक है, वो ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, जहाँ पर क्या भूमि अच्छी हो, नदियाँ हो, ठीक है, जहाँ पर पानी प्रचुर मात्रा में हो। अट्रैक्ट मैन, ये चीज़ें व्यक्ति को अट्रैक्ट करती हैं। वॉच क्लियरली डिनेटेड, और इन चीज़ों को बड़े साफ तौर से देखा जा सकता है। डिनेटेड का मतलब दिखाया गया है, दिखाया गया है। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, और ये कवि को ऐसा सीन कब दिखाई देता है, जब उसका जेट विमान था वो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा। ठीक है, तो ये इसकी सेकंड स्टांजा थी। उम्मीद करता हूँ कि लाइनें आपको समझ आ रही होंगी। चलो आगे थर्ड स्टांजा पढ़ते हैं, इसकी तीसरा पैरा पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। थर्ड स्टांजा में देखो, व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, व्हेन जेट, व्हेन दी जेट कहने का मतलब जब उसका विमान, कौन सा विमान, जेट विमान। ठीक है, व्हेन दी जेट रॉस 6 माइल्स हाई, 6 माइल्स हाई, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, it was clear the earth was round and that it had more, and that it had more sea than land, it had more sea than land, but it was difficult to understand, but it was difficult to understand, it was difficult to understand that the man on the earth found, that the man on the earth found
causes to hate each other, causes to hate each other to build walls across cities and to kill walls across cities to kill. From that height it was not clear. From that height it was not clear. देखो, when the jet rose 6 miles high, जब मेरा विमान, कौन सा विमान, जेट, rose 6 miles high, मतलब कि 6 मील ऊंचा था, इट वॉज क्लियर दी अर्थ वॉज राउंड, तो इस चीज से स्पष्ट हो रहा था कि जो धरती है वो क्या है, अर्थ वॉज राउंड, धरती क्या है, गोल है, धरती क्या है, गोल है, जब मैं 6 माइल्स ऊंचाई पे था। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और मुझे ये भी पता चला कि धरती पे क्या है, जो स्थल से ज़्यादा क्या है, समुंदर हैं। और बात भी सही है, क्योंकि जो समुद्र हैं वो लगभग 71% पे, 71 पे, और स्थल 29% पे है। तो मुझे ये दिखाई दिया कि धरती पर जो क्या है, सी, समुद्र तो ज़्यादा है और स्थल क्या है, कम है, ठीक है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन यह समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, किस धरती पर आदमी भी पाए जाते हैं। Cause to hate each other to build will across cities to kill, from that height it was not clear. Very good. इन लाइन की हिंदी देखो बेटा क्या बन रही है। ये कह रहा है कि इस चीज का तो मेरे को समझ आ गया कि जब मैं ऊंचाई पर था, धरती गोल है, धरती पर समुंदर ज्यादा, भूमि कम है, लेकिन मुझे ये चीज नहीं समझ आई कि जो धरती पर व्यक्ति पाए जाते हैं उन्होंने बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज टू किल, कि उन्होंने अपने जगहों पे जहां वो रहते हैं उन दीवारों को क्यों बना लिया जिससे किसी की जान जाती है या नफरत करते हैं, नफरत की दीवारें, ठीक है, और किसी को मारने की जो दीवारें हैं, इच्छाएं हैं, ये व्यक्ति ने क्यों की है, इसका रीजन नहीं पता चला। बाकी सभी चीज़ों का मेरे को पता चल गया, कितने समुंदर हैं, कितना स्थल है, धरती गोल है, ये पता चल गया। पर क्या पता नहीं चला मेरे को कि जो व्यक्ति है वो किसी से हेट करता है, और उसने जो मतलब कि ये एक दूसरे को मारने वाली जो ये नफरत की दीवारें हैं ये क्यों खड़ी कर रखी हैं इतनी ऊंचाई से। मेरे को ये दीवारें नहीं दिखी कि ये नफरत की दीवारें उसने कहाँ खड़ी कर रखी हैं और क्यों कर रखी हैं। तो इस प्रकार यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं कवि अपने को। कुछ वर्ड मीनिंग है तो बता दीजिए। कॉसिस का मतलब कारण, हेट का मतलब नफरत, बिल्ड का मतलब बनाना, निर्माण करना किसी चीज़ का, किल का मतलब मारना, ठीक है। तो ये कहता है इस चीज़ का मेरे को समझ नहीं आया कि मेरे को ये तो पता चल गया जब मैं 6 माइल्स अवे पे था तब भी पता चल गया था कि धरती गोल है, समुंदर ज़्यादा है, स्थल कम है, लेकिन मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि व्यक्ति ने जो नफ़रत की दीवारें एक दूसरे को मारने के लिए जो खड़ी कर रखी हैं वो कहाँ है और क्यों कर रखी हैं। इसका रीज़न मेरे को बहुत ऊंचाई पर जाने पर भी नहीं पता चला। लेकिन ऑल अराउंड इस पोइम की बात करें तो जुल्फिकर गौस द्वारा लिखी हुई ये जो पोइम है जियोग्राफी लेसन मतलब कि भूगोल का पाठ वो हमें अपने बारे में अपने अनुभव के अनुसार बता रहा है। उसमें उसने बताया कि कैसे उसको जेट विमान पे कैसे उसको धरती का सीन दिखाई पड़ता है। तो ये थी इस कविता के अंदर इसकी जो मॉरल जो है वो ये निकलती है कि वी शुड नॉट हेट टू ईच अदर, हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वी ऑल आर वन ह्यूमन बींग्स एंड ऑल आर वन इन अंडर द सेम बीनेथ, हम सब एक है मानव, ठीक है, हम सब का बाना एक है,
वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट टू ईच अदर, नॉट हेट टू ईच अदर, ना अपने से किसी से नफरत करनी चाहिए और ना किसी से हमें क्या जेलसी की भावना रखनी चाहिए। हमें एक दूसरे के लिए जो हमने क्या बना रखी हैं, दीवारें बना रखी हैं, कौन सी दीवारें बना रखी हैं, नफ़रत की, वो दीवारों को भी हमें डिमोलिश कर देना चाहिए, ढहा देना चाहिए, उनको नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कभी दिखाई नहीं देती लेकिन इनका जो रिज़ल्ट है वो बुरा होता है। तो इस प्रकार कवि ने इन पोइम की लाइनों के माध्यम से अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पोइम आपको समझ आई होगी, ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ आपको जो है ये पोइम यहाँ करवाई गई है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इनकी लाइनों की हिंदी समझना बहुत ज़रूरी है ताकि अपने इसके क्वेश्चन आंसर या पेपर में किसी प्रकार का कुछ भी पूछा जाए, अगर अपने को इस पोइम की, क्योंकि पोइम की हिंदी जानना बहुत ज़रूरी होते हैं, तो पोइम की ट्रांसलेशन आपको करवाई गई है और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आई होगी। और एक दो बार आप इस वीडियो को दोबारा देख के इसको अच्छे से अपनी क्लियर कर लो। साथ में जो इसके इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग आपको बताए गए हैं वो भी अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए ताकि आपको डिफ़िकल्टी महसूस ना हो जब आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में इस प्रकार की पोइम से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोइम अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। और इसी प्रकार से कुछ और चैप्टर्स आने वाले वीडियोस में अपने डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।